और इसने आपने देखा 20 साल नीतीश जी की सरकार हो गई बिहार में, लेकिन अगर हम गरीबों के चश्मे से देखते हैं, लाल झंडे के चश्मे से देखते हैं, ये 20 साल की उपलब्धि क्या है? शून्य। क्या गरीबों के चेहरे पे कोई चमक आई 20 साल के अंदर? क्या गरीब जिनके पास जमीन नहीं उनको जमीन मिला? जिनके पास बास भूमि नहीं, बास के लिए कोई जमीन मिला? जिनके पास घर नहीं उनको सरकार ने कोई घर बनवाई? ठीक ही कामरे रंजन जी ने बताया, डी बंदोपाध्याय भूमि आयोग, वो तो हमने नहीं बनाया था, कोई कम्युनिस्ट पार्टी वामपंथी दलों की तरफ से नहीं पेश किया गया था। जब 2005 में नीतीश जी मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला काम 2006 में उन्होंने किया और ऐलान किया, क्योंकि उन्हें मालूम था बिहार का जब भी विकास होगा तो उसमें भूमि सुधार बहुत ही जरूरी है। बगैर भूमि सुधार किए बिहार का विकास संभव नहीं है। बिहार में गरीबी को दूर नहीं किया जा सकता, बेरोजगारी को दूर नहीं किया जा सकता। और इसीलिए बंगाल जो ऐतिहासिक भूमि संघर्ष का भूमि रहा, वामपंथी आंदोलन का, ज्योति बसु, उनके कार्यकाल में ये डी बंदोपाध्याय एक अफसर के रूप में उसकी भूमिका थी, उसको बुलाया और इसका बड़ा राजनीतिक प्रचार हम लोगों ने भी उम्मीद ठानी। और आखिर में जब उसने कहा कि बिहार में जमीन की कोई कमी नहीं है, सरप्लस लैंड है, भूदान की जमीन है, सीलिंग से फाजुल जमीन है, सरकारी जमीन है, अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति हो नीतीश सरकार तो उन जमीनों को मुक्त कराए, कानून तरीके से मुक्त कराए, जो बिहार के सामंती, बिहार के भूमाफिया और बिहार के जो बाहुबली है कब्जा करके रखे हुए। हम लाल झंडा के लोगों ने कहा बांटो, रिपोर्ट को प्रकाशित किया, लेकिन हम लोगों ने क्या देखा? बिहार की सारी सामंती शक्तियां, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल में हो, सब जुट गए गांधी मैदान में राइफल, बंदूक, स्कॉर्पियो लेके और कहा, नीतीश जी अगर यह काम तुम करोगे तो तुम्हें मुख्यमंत्री नहीं रहने देंगे। और उसी दिन नीतीश कुमार बदल गए, पलट गए और उलटते पलटते आज पलटू चाचा के नाम से बहुत ही लोकप्रिय, शर्मनाक लोकप्रियता है पूरे देश के अंदर। इस तरह का अवसरवादी नेता पूरी दुनिया में और पूरे देश में कोई दूसरा देखने को नहीं मिलता। 20 साल में नीतीश जी ने क्या किया? और अभी भूमि सर्वे के नाम पर जिस तरीके से गरीबों को तबाह परेशान, और भूमि अधिग्रहण के नाम पे जिस तरीके से गरीबों को उजाड़ने की कोशिश की जा रही है, हर जगह बिहार में जहां भी गरीबों ने, लाल झंडा के कार्यकर्ताओं ने सीलिंग की जमीन पे संघर्ष किया, ये सामंतों के खिलाफ संघर्ष करके जमीन हासिल किया, घर बनाए हुए। अभी एक साथी बोल रहे थे 87 साल हो गए लेकिन हमें अभी तक बासगीत का पर्चा नहीं मिला है। क्या किया नीतीश जी? इसलिए इस मामले में नीतीश की विफलता बहुत ही ज्यादा है और आज नीतीश पूरी तरह से बिहार के सामंती ताकतों के पक्ष में खड़े हैं। इसलिए नीतीश सरकार को हराना, पराजित करना आज हमारे लिए सबसे बड़ा काम है। और नीतीश जी पराजित होंगे तो केंद्र की सरकार पराजित होगी। नीतीश की 20 वर्ष की सरकार को पराजित करने का मतलब एक वर्ग संघर्ष के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी, क्योंकि केंद्र में जो नीतीश की सरकार चल रही है वो नीतीश कुमार के, बीजेपी की जो सरकार, मोदी की सरकार जो केंद्र में है, नीतीश सरकार नीतीश कुमार के समर्थन से चल रही है। इसीलिए साथियों, इसे हमें गंभीरता से लेना है और यह भी निश्चित कि बिहार में वो हारने जा रहे हैं। बदलाव लोग चाहते हैं, बदलाव का मूड है, लेकिन इस मूड को समझते हुए भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र किया और उसने चुनाव आयोग का इस्तेमाल किया और चुनाव आयोग 75 लाख लोगों के नाम को खत्म कर दिया। पता नहीं कितने नाम उसमें जुड़ पाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस पूरे देश भर में बिहार के लिए फर्जीवाड़ा वोट तैयार कर रहा है। वो पूरा रिपोर्ट जब प्रकाशित होगा तब पता चलेगा। लेकिन जनता महान होती है। हर जगह हम लोग गए हैं, जो जत्था में निकली है वोटर अधिकार यात्रा, उस यात्रा में हमने देखा है बिहार के लोग किस तरीके से आज उस यात्रा का समर्थन कर रहे हैं
उस यात्रा का स्वागत कर। इससे एक नई उम्मीद बनती, इससे ये लगता है कि चाहे जो भी गुंडागर्दी हो जाए, लेकिन बिहार में भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हारने जा रहा है 2025 के चुनाव में। ये बात तो बिल्कुल तय हो गया है, क्योंकि इसके बाद पश्चिम बंगाल का चुनाव होगा 2026 में, केरला का चुनाव होना है, तमिलनाडु का चुनाव होना है, और वहां भी ये SIR के द्वारा ये चुनाव आयोग का इस्तेमाल करके इसी तरह से मतदाताओं को उनके जो अधिकार है, संवैधानिक अधिकार, उनको वंचित करके फर्जरी तरीके से सत्ता पर कब्जा करना चाहते हैं। और अगर ये इसमें वो सफल हो गए, इसका मतलब जनतंत्र खत्म, लोकतंत्र खत्म। और जनतंत्र और लोकतंत्र जब खत्म हो जाएगा, वर्ग संघर्ष को आगे बढ़ाने के सामने कितनी प्रकार की चुनौतियां आएगी, आप कल्पना कर सकते हैं। और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो वैचारिक बात, क्योंकि ठीक ही यह संघर्ष जो चुनाव है वो एक विचारधारा का संघर्ष हो गया। इसी बार 15 अगस्त को प्रधानमंत्री लाल किला से भाषण दे रहे थे। उन भाषणों को आप सुने होंगे। उस भाषण के क्रम में उन्होंने किसकी ज्यादा तारीफ की, किसका ज्यादा प्रशंसा किया? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS का। कितना बेशर्म प्रधानमंत्री, हम सोच भी नहीं सकते। जिस RSS की कोई भूमिका नहीं देश की आजादी में, जिस RSS देश के संविधान को नहीं मानती, और जिस विचारधारा के चलते ही नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या किया, और उस हत्या के बाद उस तत्कालीन गृह मंत्री ने RSS पर प्रतिबंध लगाया, और वो रिपोर्ट में, केंद्र सरकार के रिपोर्ट में इस बात को दर्ज किया कि RSS आतंकवादी संगठन है और ये पूरे देश में अशांति भड़काना चाहता, और महात्मा गांधी जैसे राष्ट्रपिता की हत्या कर दी। आज उस RSS का प्रशंसा, उसकी तारीफ 15 अगस्त को लाल किला से प्रधानमंत्री करते हैं। यह साफ जाहिर होता है उनकी मानसिकता, उनका दर्शन, उनका फिलोसफी, वो इस देश को कहां ले जाना चाहते। और इसीलिए 11 वर्ष नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को हमने देखा, किस तरीके से एक तरफ पूरे हमारी संपत्ति को दे रहे हैं विदेशी कंपनियों के हाथे, कारपोरेट के हाथों, अडानी अंबानी के हाथों जमीन हो, हवाई अड्डा हो, कल कारखाना हो, बैंक हो, LIC, GIC, उसको लूटने की पूरी छूट दी गई। और दूसरी तरफ जनता में जो असंतोष पैदा होता है, उस संतोष और आक्रोश को धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, भारत और पाकिस्तान के नाम पर एक उन्माद पैदा करके वो वोट का ध्रुवीकरण करके वो सत्ता में बना रहना चाहते हैं, और चाहते हैं उनको इतना बहुमत प्राप्त हो जाए, एक दिन हमारे संविधान को बदल करके मनुवादी संविधान यहां पे थोप दी जाए। और इसलिए इस बार बिहार का जो चुनाव है, वो चुनाव बहुत इसका राजनीतिक और वैचारिक महत्व हो गया है। इसलिए हमारी पार्टी ने तय किया, हमें और बातों पे जरूर विचार करेंगे, लेकिन हमारी पार्टी के सामने जो वर्गीय लड़ाई के लिए भी जरूरी है, देश के संविधान लोकतंत्र की रक्षा के लिए। इसलिए देश में और खास तौर से बिहार के इस चुनाव में हर हालत में NDA गठबंधन को पराजित करना, हराना हमारी पार्टी के लिए और वर्ग संघर्ष के लिए, लाल झंडा के लिए बहुत ही जरूरी है। लेकिन हम यह भी चाहते हैं बिहार विधानसभा के अंदर लाल झंडे की ताकत बढ़नी चाहिए, वामपंथियों की ताकत बढ़नी चाहिए, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की ताकत बढ़नी चाहिए। यही ताकत है जिसके बदौलत महागठबंधन और ज्यादा मजबूत हो सकता है। और उसी कड़ी में हमने जो सूची सौंपा है, ये संघर्ष की धरती, लगातार संघर्ष जहां हमारी कुर्बानी रही है, हम चाहते हैं दरभंगा में भी कम से कम एक सीट मिले, और वो सीट हमारा बहादुरपुर बनता है, इसलिए उस सूची में हमने रखा है। हम लोग हैं उसके कोऑर्डिनेशन कमेटी में, हमारे केंद्रीय नेता भी हैं, हम सब लोग मिलकर के हम प्रयास करेंगे कि हमारे बिहार में और भी अधिक सीट मिले, और जहां सीट मिलेगी हम लड़ें और हम जीतें, और बहादुरपुर की भी सीट अगर हमें मिलती है तो जरूर जीतेंगे। इसी भरोसा और विश्वास के साथ आप सभी को लाल सलाम करते हुए, बधाई देते हुए, क्रांतिकारी अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।
सभी कॉमरेड से आग्रह है, एक बार में मत उठिए, बारी बारी उठिए, एक बार मत उठिए। अभी आपने अपने केंद्रीय कमेटी के नेता कॉमरेड अवधेश कुमार को सुना और लंबे अरसे के बाद सुना। अब हम आग्रह करना चाहते, दरभंगा जिला में छात्र जीवन से ही छात्र आंदोलन से जुड़कर वाम जनवादी आंदोलन को मजबूत करने में लगातार अपना समर्पण जीवन देने वाले और पार्टी के राज्य सचिव कॉमरेड ललन चौधरी से क्यों आवे और इस सम्मेलन को संबोधित करें। कॉमरेड ललन चौधरी को लाल सलाम, कॉमरेड ललन चौधरी को लाल सलाम। इस सभा के अध्यक्ष दरभंगा जिला कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के जिला मंत्री साथी मंटू जी, कॉमरेड श्याम भारती जी, जन आंदोलन के नेता कॉमरेड अजय कुमार जी, विधायक दल के नेता कॉमरेड अवधेश कुमार, हमारे परम मित्र केंद्रीय कमेटी के सदस्य और कॉमरेड ढावले जी बिहार के प्रभारी, जिनके नेतृत्व में बिहार की पार्टी एक लंबा छलांग लगाने का प्रयास कर रही है और आने वाले समय में बिहार में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी एक मजबूत जन आंदोलन की पार्टी, जन संघर्ष की पार्टी, बगावत की पार्टी, लाल झंडा की पार्टी मजबूत होगी, आगे बढ़ेगी। साथियों, आज यह सम्मेलन एक बड़े कठिन राजनीतिक समय में हो रहा है। वो राजनीतिक कठिन परिस्थिति क्या है बतावेंगे ढावले जी। पिछला चुनाव लोकसभा का हुआ, उस वक्त में यह मतदाता सूची सही था। अब वो मतदाता सूची गड़बड़ हो गया। 65 लाख लोगों का नाम चुनाव आयोग ने हटा दिया, कैंसिल कर दिया। अगर वही मतदाता सूची से लोकसभा का गठन हो सकता है, मोदी देश के प्रधानमंत्री हो सकते हैं, तो बिहार विधानसभा का चुनाव इससे नहीं होगा। तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री इस मतदाता सूची से नहीं होंगे। क्या है नजारा, जरा बताइए हमको। कहां है चुनाव आयोग, कहां बिहार का मुख्यमंत्री बैठा हुआ है, एक शब्द नहीं बोलता। दो डिप्टी सीएम कुछ नहीं बोलता, मौन हो गया। और पूरा इस मतदाता सूची को खत्म करने में, 65 लाख लोगों के नाम छांटने में इस देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इसमें संलग्न है। सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा धन्यवाद दीजिए, तुरंत करना चाहिए था, विलंब हुआ। बताया आपको अजय जी ने, मात्र 3 दिन समय है। हम लोग क्या मांग कर रहे थे? जो मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम आप करो, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि आधार कार्ड को उसको डॉक्यूमेंट मानो। क्यों नहीं इसको मानते हो? राशन कार्ड को क्यों नहीं मानते हो? लेबर कार्ड को क्यों नहीं मानते? सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह भी जो मतदाता, जो वोटर आईडी कार्ड है, उसको तुम क्यों नहीं मानते? कोई उत्तर नहीं है। इसलिए साथियों, हम कहना चाहते हैं कि एक बड़ी साजिश है देश में जनतंत्र को खत्म करने का। हम आपको बताना चाहते हैं, देश एक बड़े लंबे जद्दोजहद के बाद, 200 बरस के बाद ब्रिटिश हुकूमत से देश आजाद हुआ था।
उस आजादी की लड़ाई कोई साधारण लड़ाई नहीं थी। लाखों लोगों ने कुर्बानी दी थी, जेल के शिकंजों में बंद हुए थे, ब्रिटिश हुकूमत को मजबूर होना पड़ा, जिसके राज्य में सूर्यास्त नहीं होता था। एक तरफ सूरज उगता था, दूसरा तरफ अस्त होता था। दुनिया में इतना बड़ा ब्रिटिश हुकूमत था। भारत ने इस चुनौती को स्वीकार किया था, बड़ी चुनौती को स्वीकार किया। देश 47 में आजाद हुआ। आप इस बात को समझिए। और 47 के आजादी के बाद एक बड़ी दुर्घटना हुई इस देश में, जब महात्मा गांधी बिरला मंदिर में भगवान की पूजा करने जा रहे थे। नौखाली में उससे पूर्व बड़े दंगे हुए थे। भूख हड़ताल पर वो बैठ गए, दंगा रुक गया, कीमत चुकाना पड़ा देश को। सबसे बड़ा आतंकवादी इस देश का पहला आतंकवादी अगर कोई है तो नाथूराम गॉडसे, आरएसएस का आदमी, और गांधी एक बूढ़ा आदमी लाठी लेकर के मंदिर जा रहा था, उसकी हत्या कर दी। मोदी, तुम्हारा खानदान हत्यारा है, तुम्हारी पार्टी हत्यारा है। तुमने गांधी की हत्या की। ट्रायल ऑफ गांधी में सावरकर उसका अभियुक्त बना था। साक्ष्य के अभाव में, गवाही के अभाव में कोर्ट ने उसको बरी किया। और 1 साल तुम राष्ट्रपिता को बर्दाश्त नहीं कर सके। इससे बड़ा देशद्रोही कौन न होगा। आज हम इन बातों को इसलिए आपके सामने में रखा कि देश एक बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है। देश की आजादी खतरे में है। आप कहेंगे क्या कह रहे हैं ललन जी, देश की आजादी है खतरे में। देश की आजादी मिला था, एक सूत्र था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। इसी नारा के साथ ब्रिटिश हुकूमत यहां से गया था। यही रास्ता था कुर्बानी का, यही रास्ता था संघर्ष का, और इसको भारत छोड़ के ब्रिटिश हुकूमत को जाना पड़ा। आज हम कहां पहुंचे हुए हैं। देश में जब से मोदी की सरकार आई, देश के तमाम संपत्ति बेच दिए गए, बड़े बड़े कल कारखाने बेचे गए, हवाई जहाज एयर इंडिया बेचा गया, रेलवे स्टेशन बेचे गए। अब जरा बताइए, ये सब काम देश के देशद्रोही नहीं है तो क्या हो सकता है। किसानों के लाखों एकड़ जमीन अडानी अंबानी को सौंप दिया गया, किसानों से बिना राय किए हुए, बिना पूछे हुए। हमारी पार्टी लड़ रही थी पिछले दिनों, देश में मजदूरों का 9 तारीख को बड़ा हड़ताल हुआ। आप जानते हैं, हमारे नेता बैठे हुए हैं, बतावेंगे आपको। 9 महीना लगातार दिल्ली के बॉर्डर पर किसान थे, बिना जाड़ा गर्मी को देखे हुए वहां वो बैठे हुए रहे धरना पर। 700 लोगों की मौत हुई। मोदी ने कहा एक दिन, जो रात में हमको सपना हुआ है, कुछ हमको चूक हो गई तपस्या में, किसानों के इस कानून को हम रद्द करते हैं जो कानून बनाया। तो आज तक लागू नहीं हुआ। किसान का मांग क्या था? जो उत्पादन का जो खर्चा होता है उसके मुताबिक उसका दाम तय हो। खाद महंगा, बीज महंगा, मजदूरी महंगा और किसान का अनाज सस्ता, कैसे होगा? किसानों की तो आत्महत्या शुरू हो गई। 1-2 नहीं, हजारों किसानों ने आत्महत्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। आप जरा समझिए, एक कीड़ा मकोड़ा भी नाला में रहता है, आप ढेफा फेंकिए तो बचना चाहता है। जिंदगी इतनी प्यारी है, लेकिन असल्फास की गोली खा करके, गर्दन में गमछा बांध करके हजारों किसानों ने इस देश के अंदर में आत्महत्या किया। कहां थे आप? कहां था यह सरकार? मोदी की सरकार क्या कर रही थी? साथियों, ये संकटपूर्ण स्थिति है।
लेकिन लड़ाई का भी बिगुल बज चुका है। लोग संघर्ष के मैदान में आ गए हैं। कारखाना के मजदूर सड़क पर है, किसान सड़क पर है, आम आबाद सड़क पर है। बिहार करवट बदलने वाला है। आप जानते हैं, जब जब ब्रिटिश हुकूमत ने भी दमन किया था 1857 में, बिहार ने एक दिशा बदली, लोग शहीद हुए, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत को बिहार में परास्त होना पड़ा था। यह है बिहार। 67 में यही हुआ था। और हम इसके बाद कहना चाहते हैं 74 में भी बिहार में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में एक बड़ा जनसंघर्ष हुआ। पूरे देश से कांग्रेस पार्टी की सफाया हो गई थी, याद कीजिए आप, इमरजेंसी के खिलाफ। जनतंत्र को जब कुचलने की कोशिश की गई तो बिहार ने इस चैलेंज को स्वीकार किया। आज हम आपसे कहना चाहते हैं कि बिहार में जिन बातों के लिए आज लड़ाई है, उस लड़ाई को हमको आपको तेज करना पड़ेगा। जो एक एक गांव में हमारी पार्टी है, शहादत और कुर्बानी की पार्टी है, जिसको कॉमरेड ठाकुर जी ने गढ़ने का, बनाने का काम किया, उसको बचाने का काम, उससे आगे बढ़ने का काम, एक सशक्त कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी दरभंगा जिला में बनाने का काम हमारे आपके जिम्मे में है। इसको करने की जरूरत है। चुनाव की बात है, चुनाव तो होगा, चुनाव होगा, जीतेगा कौन, यह बात है सवाल। चुनाव में पराजित करना है किसको? एनडीए को, जिसने सभी सीमाओं को पार कर गया, जिसका मुख्यमंत्री कहता है जीरो टॉलरेंस, 1 रुपया का कोई बेईमानी उसको मंजूर नहीं। बड़ा विस्तार से अजय जी ने आपको बताया है, एक काम बिना पैसा का नहीं होता। एक भी स्कीम की चोरी होती है, अब कमीशन नहीं है। यह है ईमानदार मुख्यमंत्री। लॉ एंड ऑर्डर का सवाल कर रहा था। एक दिन, आज से 20 दिन हो गए, एक दिन में 100 लोगों की हत्या हुई। एक शब्द नहीं बोला, एक शब्द नहीं बिहार का मुख्यमंत्री बोला। गृह विभाग उन्हीं के पास में है, लॉ ऑर्डर उन्हीं के पास में है। आपको आश्चर्य लगेगा, छोटी छोटी बच्ची का, जब हम दरभंगा हॉस्पिटल गए थे, कुशेश्वर के 6 साल की बच्ची का रेप हुआ था। वो दूध देने गई थी, एक ही भैंस था उसके घर में, उसके साथ बलात्कार हुआ। हमारा तो रोंगटा खड़ा हो गया। ये धरती फट नहीं जाती है जब बिहार में महिलाओं की इज्जत आबरू खतरे में है। नीतीश कुमार, तुम क्या करते हो? तुम्हारा पुलिस क्या कर रहा है? एसपी क्या कर रहा है? समूचा पुलिस महकमा क्या करता है? बड़ा अफसर बोलता है बिहार में, जब अभी किसान के पास कोई काम नहीं है इसलिए अपराध बढ़ गया। मैंने मर्डर किसान करते हैं, एक सबूत। और बिहार का मुख्यमंत्री एक शब्द नहीं उस अधिकारी को कहता है, तुम इतना अनर्गल बात क्यों बोला? किसान मर्डरर है, किसान खूनी है। बिहार का किसान तो रोजी रोटी के अभाव में लाखों लाख लोग जा रहा है पंजाब, हरियाणा, अब दक्षिण भारत, वहां रोजी रोटी के लिए काम करने जाता है। एक आदमी, साथियों, बिहार का सबसे ज्यादा पलायन है। कौन लोग घर छोड़ के जाना चाहेगा? अपने बच्चे को, पत्नी को, वृद्ध माता पिता को छोड़ के जाना चाहता है, लेकिन उसको जाना पड़ता है पेट की भूख के चलते। कोई काम नहीं, एक उद्योग नहीं, एक उद्योग नहीं। अरे चुप रही। एक आप बता दीजिए, दरभंगा का सब जना चीनी मिल, दरभंगा का अशोक पेपर मिल सब बंद है, खुला नहीं। एक दिन हम थे अपने बिजली के काम से गए, सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर थे हमारे परिचित। हमने पूछा, जो इंजीनियर साहब, क्या गो कारखाना के लिए आपने बिजली का सब अलॉटमेंट किया है?
तो उन्होंने कहा बहुत किए हैं। हमने कहा एक बताइए। कहा चाय पीजिए पहले। जब हम चाय पी लिए उनका, तब कहे जो आटा चक्की का बिजली का आया है, धान कुट्टी का आ रहा है, और कुछ जो है सोई लकड़ी जो चीरते हैं, क्या है कारखाना, आरामी। यही 3 हमारे यहाँ लाइसेंस बिजली लेने के लिए आवेदन आया है। एक बड़ा उद्योग नहीं, एक चीनी मिल नहीं खोल सका, एक पेपर मिल नहीं खोल सका 20 वर्ष में। नीतीश कुमार जी, उद्योग अगर एक लगाए हो, मैं तो समूचा बिहार घूमता हूं, तो जरा देख लेंगे। एक नहीं, अखबार में जरूर हो रहा है, अखबार में उद्योग जरूर बन रहा है। जरा बताइए, ये है बिहार की स्थिति। लॉ एंड ऑर्डर का सवाल, बिहार में है पलायन का सवाल, बिहार में है लैंड क्वेश्चन, जिसकी चर्चा अवधेश जी ने की, विधायक जी ने भी की। 9/9/70 को बिहार में बीटी एक्ट बना, और बात छोड़ दीजिए, एक धारा है 12 वर्ष तक जिस जमीन पर आप काबिज हो, उस जमीन का मालिक वो होगा। यह है कानून सुप्रीम कोर्ट का, यह कानून है बीटी एक्ट का, सीलिंग कानून का। क्यों नहीं पर्चा देते लैंडलेस पर्सन्स को, जिसके पास रहने का घर नहीं, उसको पीपी एक्ट के मुताबिक, प्रिविलेज पर्सन्स एक्ट है बिहार में। 9/9/70 को जब राजस्व मंत्री केवी साहब थे, उस वक्त में वो लागू हुआ। आज तक वो कानून ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है, लेकिन ये नहीं लागू हुआ। कोई है सरकार, है कोई जवाबदेह, कोई आला अफसर है? क्यों नहीं करते कानून को लागू? कानून तो हमारा नहीं, मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी का नहीं था, कानून बनाया था कांग्रेस की सरकार ने, और 50 वर्ष हो गए, अभी तक तुमने इसको लागू नहीं किया। तो कानून तोड़ा कौन तोड़ता है कानून? गरीब आदमी एक गिलास ज्यादा दारू पी लेगा तो जेल में रहेगा, भरा हुआ है जेल, भरा हुआ है जेल दारू पीने वालों से, बेचने वालों से। लेकिन तुम्हारा पुलिस महकमा क्या करता है? थाना में कहां से दारू का बोतल कब्जा होता है, कैसे दरोगा जी के बिछावन के तर से दरोगा जी के बोतल निकलता है। लूट हो गया, करोड़ों रुपया थाना प्रभारी सब कमाया दारू के नाम पर। इसलिए साथियों, हम कहना चाहते हैं, इस कठिन परिस्थिति में आज हमारे सामने में बड़ा टास्क क्या है? पार्टी के महाधिवेशन ने 3 टास्क दिए। पहला टास्क है एक संगठित कम्युनिस्ट पार्टी बनाओ, ब्रांच में उसको संगठित करो, जन संगठन को खड़ा करो। दूसरा काम पार्टी ने कहा, जो वर्ग संघर्ष को तेज करो। बिना वर्ग संघर्ष के आपकी हालात परिस्थिति नहीं बदल सकती। इसलिए सामंतों के खिलाफ, जमींदारों के खिलाफ, जुल्मी के खिलाफ, जहां कहीं भी गरीबों पर हमला हो, लाल झंडा दिखना चाहिए। कम्युनिस्ट पार्टी के मार्क्सवादी के कार्यकर्ता का वहां रहना चाहिए, जाना चाहिए, प्रतिरोध की कार्रवाई करना चाहिए। यही हमको महाधिवेशन ने कहा, और यह भी कहा जो वामपंथी एकता करो, इंडिया गठबंधन के से सभी सेकुलर फोर्स को इकट्ठा करो, और मोदी सरकार को दिल्ली के गद्दी से हटाओ, परास्त करो। ये राजनीतिक टास्क देश के जनता के सामने में पार्टी के महाधिवेशन ने कहा। इसलिए साथियों, इन 3 काम को करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। जहां तक बहादुरपुर के चुनाव का सवाल है, चुनाव हमको लड़ना चाहिए, क्यों नहीं लड़ना चाहिए? जरा बताइए, एक लीडर का नाम बताइए बहादुरपुर का, जो जनता के सवाल पर खड़ा उतरा हो, जो कहीं संघर्ष किया हो, चुनाव जीता, इसके बाद किसी से मुलाकात नहीं होती है श्रीमान। जब फिर दूसरा चुनाव होगा, तभी ये वोट मांगने के लिए वो जाएंगे। उससे पहले अगर कोई विधायक मिला हो, अभी बिहार का विधायक यहाँ का बहादुरपुर का है मदन सहनी जी,
हमारे ही गांव के रहने वाले हैं। एक के बूथ पर दोनों आदमी का मतदाता सूची में नाम है। संजोग से गांव में भी किसी एक आदमी से बात किया हो, क्षेत्र की बात तो जाने दीजिए, क्षेत्र की बात तो जाने दीजिए। कोई संपर्क नहीं, कोई संबंध नहीं, अपना जगह पर है। चुनाव जीते, बात खत्म। इसलिए साथियों, बहादुरपुर सीट, एक आदमी हमसे पूछ रहे थे जो आपको टिकट मिलेगा। हम कहले टिकट मिलता है, टिकट तो रेलवे स्टेशन पर है। टिकट मिलता है, 300 बूथ है बहादुरपुर का। जब हमारे पार्टी के कार्यकर्ता 300 बूथ पर बूथ कमेटी बना लेंगे, जन संघर्षों को तेज करेंगे, 1 महीना अगर लगातार इन कामों को आप कर सके तो टिकट आता है। आप समझिए, टिकट तो आ जाता है। आपके संघर्ष से टिकट होगा, आपके जन आंदोलन से टिकट होगा। और जब गांव गांव में लाल झंडा मार्च करेगी कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, जन आंदोलन के माध्यम से आगे बढ़ेगी, तो टिकट भी बड़ी तेजी से हमारे पास आ जाएगा। हम आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं, अंतिम हद तक लड़ाई होगी। और हमको भरोसा विश्वास है, अगर आपने कल के बाद अपने बूथ पर जाना शुरू कर दीजिए, वहां मीटिंग शुरू कर दीजिए, तो टिकट तो जनसंघर्ष से मिलता है। आप इस बात को समझिए। कल से आप लोग करेंगे काम बहादुरपुर के साथियों। पार्टी के नेताओं ने कहा कि जिला के तमाम जगहों पर किसी को हम वोट करें। जहां हम वोट लड़ेंगे एक मामला, जहां हम नहीं लड़ेंगे तो हम रहेंगे तब ना, हमारा संगठन रहेगा तब न हम किसी को वोट करेंगे। नथुनी जी, जब हमारी ताकत होगी तब न हम किसी को मत देंगे, किसी को जितावेंगे, किसी को हरावेंगे। हराने वालों की तो सूची तैयार है। किसको हराना है ये तो निर्णय पार्टी के महाधिवेशन में हो चुका। समूचा देश में कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी इन काम में लगी हुई है। दरभंगा के भाइयों, आपका इतिहास बहुत ही सम्मानजनक है। आपने सदा दी है। त्रिवेणी मंडल आज नहीं है, जब हमारे हाथ पर उनकी मौत हुई थी पटना जाते हुए। रामेश्वर पासवान जैसे लोगों की मौत हुई थी हमारे हाथ पर, और उन्होंने कहा था कि नेताजी गरीब के लड़ाई को नहीं छोड़िए। ये है कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी दरभंगा की। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, जो बगावत का झंडा आपके हाथ में है, लाल झंडा आपके हाथ में है, कुर्बानी और शहादत का झंडा आपके हाथ में है। आप मार्च कीजिए, एक बड़ा कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी बनाने की ओर अग्रसर होइए और एक बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी बना करके इस व्यवस्था के परिवर्तन की लड़ाई में आगे बढ़िए। इसी अपील आग्रह के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं और अपने शहादत की उस कुर्बानी का, जहां हमने दर्जनों कीमती साथी को खोया, जिला कमेटी के साथियों को खोया है, उनको सैल्यूट करते हैं, लाल सलाम करते हैं और एक मजबूत कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के बनाने के लिए आपसे अपील करते हैं। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप तमाम साथियों को लाल सलाम करता हूं। इनकलाब जिंदाबाद, आवाज दो हम एक हैं। साथियों, एक बात छूट गया। 1 सितंबर को अब ये जो पदयात्रा हो रही है, जो आंदोलन शुरू हुआ 17 तारीख से, उसका चरम बिंदु होगा 1 सितंबर। आपसे हमारा आग्रह है, जो आप पटना आइए, पार्टी के महासचिव आवेंगे। आपका रहना, दरभंगा तो बड़ी संख्या में पटना जाता है, आप चलिए और उस दिन उस ऐतिहासिक लड़ाई को का जो समापन होगा उसके गवाह आप बनिए। दरभंगा जिला के सैकड़ों साथी उस सभा में, उस रैली में, उस प्रदर्शन में, पदयात्रा में हिस्सा लीजिए। यह टास्क आपके ऊपर में है और आप
1 तारीख को अपने जिला के नेताओं से बात कर कैसे जाएंगे, इसकी तैयारी करेंगे और इस बड़ी लड़ाई का जो शंखनाद का अंत होगा, उस दिन से फिर दूसरी लड़ाई की शुरुआत होगी, उसके आप गवाह बनेंगे। धन्यवाद। साथियों, आप लंबे समय से सुन रहे हैं। अब हमारे बीच हमारे अंतिम वक्ता और किसानों के राष्ट्रीय नेता, किसान आंदोलन के जुझारू नेता, हमारे पॉलिट ब्यूरो के सदस्य, बिहार के प्रभारी कॉमरेड अशोक ढाबले साहब आ रहे हैं, जो आपको संबोधित करेंगे। आप उन्हीं को सुनने के लिए इतनी देर से बैठे हुए हैं, इसलिए अब हम आमंत्रित करते कॉमरेड अशोक ढाबले को, जो आवे और हमको संबोधित करें। कॉमरेड अशोक ढाबले को लाल सलाम। कॉमरेड अशोक ढाबले को लाल सलाम। दरभंगा जिले के बहादुरपुर चुनाव क्षेत्र के हमारे इस कार्यकर्ता सम्मेलन के अध्यक्ष चौधरी जी, केंद्रीय कमेटी सदस्य कॉमरेड अवधेश कुमार जी, हमारे विधायक दल के नेता हमारे अजय कुमार जी, श्याम भारती जी, जिला सचिव अविनाश ठाकुर जी, मंच पर बैठे हुए सभी पार्टी के नेतागण और यहां भारी संख्या में आए हुए हमारे सभी साथियों, कॉमरेड, बहनों और भाइयों, हमारे पूर्व वक्ताओं ने इस कार्यकर्ता सम्मेलन का उद्देश्य बहुत ही अच्छी तरीके से आपके सामने रखा। बिहार एक बहुत बड़ी लड़ाई को वहां शुरुआत हुई है हमारे बिहार में, और आने वाले 2-3 महीनों के अंदर विधानसभा के चुनाव आएंगे और इन चुनावों के अंदर अजय जी ने बिल्कुल सही कहा कि ये चुनाव सिर्फ बिहार के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। ये जो चुनाव का नतीजा होगा, इसका असर पूरे भारत के ऊपर गिरने वाला है, पूरे हिंदुस्तान के ऊपर इसका असर गिरेगा। और अगर बिहार की जनता ने, जो हमने सबने तय किया है, पिछले कुछ दिनों में, कल ही आपने दरभंगा जिले में देखा, इंडिया महागठबंधन का वोटर अधिकार यात्रा कल ही आया था ना दरभंगा में। कितने लोगों ने उसको देखा? हाथ ऊपर करिए। देखो, कई लोगों ने उसको देखा, यानी आप शरीक हुए। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। इतने बड़े पैमाने पर हजारों की तादाद में पूरे बिहार में आज लोग जुड़ रहे हैं महागठबंधन के पीछे, इंडिया ब्लॉक के पीछे। और ये क्या दिखाता है आपको, जो हमने दरभंगा में देखा, जो हमने पूरे बिहार के अलग अलग जिलों के अंदर देखा? बिल्कुल सही कहा, यहां पर बिहार करवट बदल रहा है। बिहार बदलाव की मांग कर रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं। आने वाले विधानसभा चुनाव में
महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की जबरदस्त जीत होने वाली है। और ये एनडीए, ये अपने नरेंद्र मोदी, अमित शाह और इनके पलटू राम नीतीश कुमार, इनको पूरे बिहार की जनता इन वोट चोरों को जमीन में गाड़ने वाली है, इस बात तो तय हुआ है। इसके लिए आज बहुत ही बड़े पैमाने पर सब जगह लामबंदी हो रही है। लोग थक गए। उन्होंने देखा 11 साल जुमलेबाजी ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने की। गरीबों को ज्यादा गरीब बनाया और अमीर किसको बनाया? मुट्ठी भर बड़े बड़े पूंजीपतियों को, अदानी और अंबानी को, जो नरेंद्र मोदी के जानी दोस्त हैं, और जो लोग ये बड़े बड़े उद्योगपति बीजेपी के चुनाव अभियान को चलाते हैं पैसा देकर। ये कहां से आता है इतना सब पैसा? गोदी मीडिया, ये सब टीवी के चैनल, बड़े बड़े पेपर, इसके मालिक कौन है? इस सब के मालिक यही है अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला, ये सब लोग जो आज मोदी को मदद कर रहे हैं। लेकिन आज हमें मालूम है डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने जो इस देश को संविधान दिया, और उस संविधान में हर एक व्यक्ति को एक मत, ये जो दिया, इसको अगर सही माने में हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो आज बिहार की जनता कितना भी पैसा ये लोग दे, कितना भी साड़ी दे, कितने भी अंगूठी सोने की हमारी महिलाओं को दे, मटन की पार्टियां दे, लेकिन एक बार जब जनता तय करती है तब ये बात क्लियर है कि ये जो वोट चोर है, इनकी हार ये निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। ये हमने इसके पहले देखा है, इसका जिक्र हुआ, अवधेश जी ने किया, ललन जी ने किया, जयप्रकाश नारायण जी, बिहार के सुपुत्र, क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी, ये पूरी तानाशाही जब ये देश में बढ़ी, तब इस तानाशाही के खिलाफ बिहार से पहले आवाज उठी, और ये जयप्रकाश नारायण जी की आवाज 1974 में पटना में जो जबरदस्त महासम्मेलन हुआ, वहां से पूरे देश को दिशा देने का काम ये बिहार ने दिया है। और आज भी ये जो तानाशाही है, ये जो सांप्रदायिकता है, ये जो अमीरों का राज है, और ये जो वोट चोरी का राज है, इसको भी पलटाने में अगवानी कौन करेगा? भारत के अंदर बिहार की जनता ये उसके अंदर अगवानी करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथियों, ये हमें याद रखना चाहिए। 3-4 बातें हैं, संक्षिप्त में कहूंगा। हमारे पूर्व वक्ताओं ने कई बातें बहुत अच्छी तरीके से आपके सामने रखी। मैंने कहा अमीर ज्यादा अमीर हुए, गरीब ज्यादा गरीब हुए। एक सर्वे हुआ पिछले साल भारत का, भारत में असमानता कितनी है।
और उस सर्वेक्षण से क्या मालूम पड़ा? अंतरराष्ट्रीय संस्था ने किया, जो पूरे दुनिया में ऐसे सर्वेक्षण करते हैं। उन्होंने ये नतीजे पे आए, 1% सबसे अमीर भारतीय लोग, सबसे अमीर यानी करोड़पति, अब्जापति, खरबपति, इनके हाथों में देश के 40% संपत्ति, ये सिर्फ ऊपर के 1% लोगों के हाथों में है। भारत के सबसे अमीर 10% के हाथों में कितनी संपत्ति है? भारत की 77% संपत्ति 10% सबसे अमीर लोगों के हाथों में है। और निचले जो 50% जनता है, जिसमें किसान आते हैं, खेत मजदूर आते हैं, हमारे मजदूर आते हैं, हमारे दलित आदिवासी आते हैं, हमारे पिछड़े जाति के जो लोग आते हैं, ये इन सब मुसलमान आते हैं, हिंदुओं में से भी बहुत बड़ी भारी संख्या गरीबों की है ना? गरीबों की है क्या? नहीं, हिंदुओं में भी। ये सबको मिलकर जो निचले 50% जनता है, उस 50% जनता के हाथों में देश की सिर्फ 3% संपत्ति है। 3%। यह है भारत में असमानता का चित्र। और वही चित्र जमीन के बारे में है, जिसके लिए हम लोग लड़ रहे दरभंगा में। हमें याद है विजयकांत ठाकुर जी जब बिहार के राज्य सचिव थे, उसके पहले दरभंगा के जिला सचिव थे। बड़े बड़े संघर्ष यहां पर जमीन के लिए हमारे हुए, आज भी हो रहे हैं। और आज हमारी मांग क्या है? जो आजादी के वक्त पहली मांग बिहार के अंदर हमारे अखिल भारतीय किसान सभा के स्थापना राष्ट्रीय अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती जी, इनका नाम याद रखिए। हमारे लाल झंडे के किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे। इन्होंने बात उठाई, जोतने वालों को जमीन मिलनी चाहिए। मांग सही थी या गलत थी? क्या आपकी राय है? सही थी ना? सही थी कि नहीं? जोतने वाले की जमीन होनी चाहिए, इसके लिए संघर्ष जारी है। और उसके आगे किसान सभा ने, कम्युनिस्ट पार्टी ने इस और एक मांग को उठाया, जिनके पास बिल्कुल जमीन नहीं है, जो भूमिहीन है, उनको भी जमीन का मालिक बनाना चाहिए। ये भी हमारी दूसरी मांग है। जोतने वाले की जमीन तो होनी चाहिए, लेकिन जो जोतता नहीं है उसका क्या? उसको भी जमीन मिलनी चाहिए। और इसके लिए दरभंगा में हमारे कई संघर्ष हुए। 2 दर्जन से ज्यादा हमारे शहीद हुए इस दरभंगा जिले में, जमीन के आज संघर्ष में। हर जिले में हमारे शहीद हुए। पूर्णिया में अजीत सरकार, समस्तीपुर में रामनाथ महतो, ये सब नाम आप जानते हैं। और इसलिए ये जमीन की लड़ाई 1 नंबर की बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है। दूसरी लड़ाई यहां क्या है? श्याम भारती जी ने बिल्कुल सही कहा, जल संकट दरभंगा के अंदर, बाढ़,
पूरे उत्तर बिहार में, आपको बिहार के बारे में मुझसे कई ज्यादा आपको अनुभव है। उत्तर बिहार में क्या होता है, बाढ़ आती है लगातार, और दक्षिण बिहार में क्या होता है, सूखा गिरता है, अकाल गिरता है। अरे 78 साल आजादी के बाद जो जो सरकार आई उसने इस बात को बदल पाए क्या? बदल पाए? हम देखे, कल हम खगड़िया से आए थे, सहरसा से यहां आए, इतनी बड़ी कोसी नदी हमने देखा, गंगा नदी पार किया, गंडक नदी पार किया, एक एक नदी इतनी बहुत जबरदस्त पानी, पूरे बाकी के इलाके में बाढ़ पूरी तरीके से पानी के नीचे। ये रोका जा सकता है या नहीं? अगर धरण बांधे, अगर डैम बांधे, अगर नहर निकाले, तो ये सब उत्तर बिहार की बाढ़ की समस्या, जल संकट की समस्या, ये दूर हो सकती है। और जहां पानी नहीं मिलता, यहां का अतिरिक्त पानी उस इलाके में देकर वहां का सूखा, वहां का अकाल हम दूर कर सकते हैं। लेकिन किसी ने सोचा, किसी ने इस बात को किया? कुछ नहीं। ये सिर्फ पिछले 20 साल से नीतीश कुमार राज कर रहे हैं। क्या कर रहे? मुट्ठी भर लोगों के खिस्से भर रहे हैं, बड़े बड़े जमींदारों के, बड़े बड़े सामंतों के, बड़े बड़े पूंजीपतियों के, और पलटू राम बनकर सबसे जो खतरनाक संगठन है हमारे देश के, आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बीजेपी, इनके हाथ में बिहार देने का महापाप अगर किसने किया होगा तो ये पलटू राम नीतीश कुमार जी ने किया है। इस बात को कभी भी इतिहास इनको माफ नहीं करेगा। और दूसरी बाजू क्या हुआ? दूसरी बाजू दो ही शक्तियां थी और है, जो लगातार भाजपा के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ, मुस्लिम कट्टरपंथियों के खिलाफ भी, जिन्होंने कोई भी समझौता न करके लड़ाई दी आज तक। एक ताकत किसकी है? एक ताकत है हमारे लाल झंडे की, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की, दूसरे वामपंथी पार्टियों की, जिन्होंने कभी भी ये इन लोगों के साथ समझौता नहीं किया, सांप्रदायिकता के खिलाफ हमेशा लड़ते रहे। और दूसरी ताकत, इसका जिक्र होना चाहिए, और वो ताकत थी जब लाल कृष्ण आडवाणी जी ने सोमनाथ से अयोध्या रथ यात्रा निकाली 1990 में। मंडल आयोग, पिछड़ों को न्याय देने वाला, प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने जब लागू किया, बहुत अच्छा काम किया, उसको आज खत्म करने के लिए मंडल के खिलाफ कमंडल का इस्तेमाल ये भाजपा के लाल कृष्ण आडवाणी ने किया। और ये रथ यात्रा, ये जो निकाली, पूरे देश भर में घूमी, सांप्रदायिक दंगे हुए, सैकड़ों लोग मारे गए, लेकिन एक ही सरकार थी पूरे देश में जिसके अंदर ये हिम्मत थी, लाल कृष्ण आडवाणी और पूरे रथ यात्रा को
रोका, सबको गिरफ्तार किया, जेल में डाला। और वो सरकार थी बिहार की लालू प्रसाद यादव जी की सरकार। हिम्मत थी इनके अंदर। और वामपंथियों ने इस सरकार को पूरा समर्थन दिया। आपने सही किया है। तो ये भी बिहार का एक इतिहास है। और उसके बाद भी बाकी कुछ भी हुआ होगा, लेकिन एक अच्छी बात है, कई क्षेत्रीय पार्टियां कभी न कभी, कहीं न कहीं बीजेपी के साथ गठबंधन किया, लेकिन वामपंथी राष्ट्रीय पार्टियां और राजद जैसी, लालू और तेजस्वी जैसी पार्टी, ये कभी भी लालू जी को जेल में भेजा और क्या क्या किया, लेकिन भाजपा आरएसएस के सामने बिहार की मुख्य पार्टियां कभी झुकी नहीं। ये बात हमें ध्यान में रखना चाहिए। और इसलिए आज जो इंडिया महागठबंधन है, इसको मजबूती के साथ लेके जाना चाहिए। और ये इनका बीजेपी आरएसएस का नया कुछ नहीं है। हिंदू मुसलमानों में दंगा, जाति जाति के अंदर एक दूसरे के खिलाफ संघर्ष कराना बहुत ही बुरी बात है। और ये इसके पहले किसने किया था देश में? ब्रिटिश हुकूमत ने 150-200 साल अपनी सत्ता जो भारत के ऊपर चलाई, भारत को लूटा। ब्रिटिश अधिकारियों ने, ब्रिटिश सत्ता ने, तब उन्होंने उसी उसूल को इस्तेमाल किया, बांटो और राज करो, बांटो और राज करो। ये उनका मकसद था। और इसके लिए ये पूरा बंटवारा हुआ। आरएसएस ने उनको मदद की, हिंदू महासभा ने मदद की, मुस्लिम लीग, मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने भी ब्रिटिशों को मदद की। ध्यान में रखिए वो इतिहास। आजादी के संग्राम में आरएसएस का कोई भी, बिल्कुल किसी का उसके अंदर योगदान नहीं था। हिंदू महासभा का नहीं था, सावरकर का, मोहम्मद अली जिन्ना का नहीं था। ये सब सांप्रदायिक लोग भारत के बंटवारे के लिए जिम्मेदार है। ब्रिटिश सबसे ज्यादा जिम्मेदार। और इसके लिए भारत और पाकिस्तान 2 राष्ट्र बने। ये समझ लेने की बात है। आज बीजेपी आरएसएस वही काम कर रहे हैं, देश का बंटवारा करने की। हिंदू मुसलमान, हिंदू क्रिश्चियन, जाति जाति के अंदर ये सब झगड़ा लगाने का काम ये बीजेपी का धंधा है। और इसके लिए आज ये कहने का वक्त आया है, गांव गांव में ये बोलने का वक्त आया है, हमारी सबकी एक ही जात है। और वो जात है मेहनत कशों की जात। ये एक ही जात हमारी यह जात है। एक ही धर्म हमारा है, श्रमिकों का धर्म है। ये जब हम लोगों तक लेके जाएंगे, इसको अगर गांव गांव तक लेके जाएंगे, तब लोग गुमराह नहीं होंगे। तब जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट नहीं गिरेंगे। और आखिर में जिसका अजय जी ने जिक्र किया, पूरा वोट चोरी मामला। अरे हम देखता है पूरे लोकसभा चुनाव में 2024 बड़े बड़े लोगों ने अध्ययन किया नतीजों का, और क्या निष्कर्ष पर आए? पूरा जानकारी लेने के बाद बोले 2024 के लोकसभा चुनाव में
79 जगह ऐसी थी, 79, 80 से एक कम, जिसमें बीजेपी ने धांधली की, वोट चोरी किया, बोगस मतदान करवाया, फर्जी वोट डाले, और जो सही माने में वोट है उसको खत्म कर दिया। ऐसे 79 लोकसभा की जगह इन्होंने जीती। ये हमारे बड़े बड़े लोगों ने इसका पूरा, अगर 79 जगह बीजेपी की कम होती, इंडिया की अगर होती, तो आज नरेंद्र मोदी कहां होते? प्रधानमंत्री होते? प्रधानमंत्री नहीं होते, विपक्ष के नेता भी नहीं होते। अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आता तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह जेल की हवा आज खाते होते। इस बात को ध्यान में रखिए। अरे ऐसे झूठे आदमी इस देश ने कभी देखा नहीं। छोटी बात देखो, कल परसों में पूरे पेपर में आया है, टीवी में आया है। इन्होंने क्या लिखा एफिडेविट में, इलेक्शन में? बोले 1978 में मैं बीए हुआ दिल्ली विश्वविद्यालय से। 1978 में इलेक्शन एफिडेविट में लिखा है। किसने? नरेंद्र मोदी। तो किसी ने पूछा, जानकारी के अधिकार के नीचे, दिल्ली विश्वविद्यालय के 78 में बीए जो पास हुए उन सब का एक हमको सूची दिखाओ। बात सही है ना? सही है कि गलत है? सूची दे दो, कौन पास हुआ, हाँ उसमें देखेंगे नरेंद्र दामोदर दास मोदी है क्या नहीं नाम। पूरा ये करने के लिए एक संस्था ने सरकार के उसका अनुमति दिया। दिल्ली विश्वविद्यालय ने क्या किया? दिल्ली के हाईकोर्ट में गए। अभी 2-3 दिन की बात है, पुरानी बात नहीं बोल रहा हूं मैं। और क्या बोले? ये जानकारी दिल्ली विश्वविद्यालय नहीं दे सकती, नहीं दे सकती 78 में कौन कौन पास हुए। क्यों? बोले ये देना प्राइवेसी के खिलाफ है, यानी जो प्राइवेट होना चाहिए हर एक का, उसके खिलाफ है। अरे प्राइवेट काय की बात, ये तो प्रधानमंत्री है ना, इसने बीए किया ना नहीं किया, ये प्राइवेट की क्या बात है। और हाईकोर्ट ने इसके दबाव में लाकर इन्होंने कहा ये जानकारी दिल्ली विश्वविद्यालय नहीं दे सकता। अरे क्यों भाई, इतना डर काहे का, इतना डर काहे का, यह हमारा सवाल है। सीधी बात है, फर्जी डिग्री है। अभी वैसे फर्जी डिग्री, वैसे फर्जी वोट डालने की बात है। राहुल गांधी जी ने क्या बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में? बंगलोर के अंदर एक लोकसभा, मैंने कहा ना 79 लोकसभा जगह इन्होंने फर्जी मतदान डाल के जीती है पिछले साल की, इसलिए ये सत्ता में है, चोरी करके। क्या बोले उन्होंने? बंगलोर के अंदर, बंगलोर मध्य नाम का लोकसभा का क्षेत्र है, 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं उसके नीचे। गौर से सुनिए। और उनमें से 7 विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी को पिछाड़ी थी, कम था वोट, 8 में से 7, 50-50 हजार से कम था कुछ कुछ जगह। फिर क्या किया? एक चुनाव क्षेत्र था 8वां,
उसका नाम महादेवपुरा। इसका जांच किया 6 महीने तक, और क्या मालूम पड़ा, एक विधानसभा क्षेत्र के अंदर 1,250,000 फर्जी मतदाताओं ने अपना वोट डाला, और ये वोट डालने की वजह से पूरा नतीजा बंगलोर के लोकसभा का बदला। बीजेपी 7 जगह में हारी, 8वें में इतनी आगे गई कि पूरा बंगलोर का चुनाव क्षेत्र लोकसभा का कौन जीती? बीजेपी। समझ गए क्या हुआ? फर्जी मतदान के चलते हमारे महाराष्ट्र में लोकसभा में 2024 48 में से 31 लोकसभा की जगह इंडिया ब्लॉक ने, महागठबंधन ने जीती। 48 में से कितने? 31। 3 राज्य सबसे ज्यादा है बड़े, मालूम है ना आपको? लोकसभा की सीट नंबर 1 है उत्तर प्रदेश 80, नंबर 2 है महाराष्ट्र 48, नंबर 3 है बिहार 40। तो 48 में से 31, और उसके 6 महीने के बाद विधानसभा चुनाव होता है। ये सब फर्जी मतदान होता है, वोट चोरी होती है, और इसके चलते 288 में से एकदम उल्टा नतीजा आता है। 235 जगह बीजेपी को और उनके दोस्तों को मिलती है 6 महीने के अंदर। चमत्कार होता है, पूरा गलत है। पूरा ये चुनाव का लोकतंत्र का जो उसूल है उसको खत्म करने का ये बात है। और अभी बिहार में सबसे बड़ा हमला जो पूरे देश में कहीं नहीं हुआ, ये SIR का हमला। 65 लाख मतदाता खत्म कर दिए गए, अधिकारी निकाला गया। कौन है उसके अंदर? जांच किया, सब गरीब लोग हैं, अमीर कोई नहीं है, सब महिला बहुत बड़ी तादाद में जिनके नाम काट दिए। हमारी बहनों ने ध्यान में रखना चाहिए, आप में से भी कई होंगी, जाके चेक करने की जरूरत है। दलितों को उड़ाया, मुसलमानों को उड़ाया, हिंदुओं में भी पिछड़े वर्गों के लोगों के नाम उड़ा दिए। क्यों? क्योंकि इनको मालूम है अक्सर अभी गरीब लोग समझ चुके हैं इनकी जुमलेबाजी। तो ये ऐसा है जैसे कहा या बिल्कुल सही, आधार कार्ड क्यों नहीं पकड़ते आप सबूत के रूप में? रेशन कार्ड क्यों नहीं लेते? इलेक्शन वोटर कार्ड क्यों नहीं देते? वो तो आपके चुनाव आयोग ने ही दिया है। तीनों नहीं पकड़ा चुनाव आयोग ने। क्यों? बीजेपी के साथ, मोदी शाह के साथ, RSS के साथ गठबंधन था इनका, और इसलिए 65 लाख वोट उड़ा दिए। और नए कितने डाले किसको मालूम नहीं, ऑनलाइन बोलते। ये बीजेपी RSS ने कई ऐसे वोट जो फर्जी मतदाता था, ये बिहार के इसके अंदर भी डाले हैं। ये हमको देखना चाहिए। अगले 3 दिन में अपनी जो सूची है गांव की, उसके अंदर क्या है वो देखने की सख्त जरूरत है। बाद में भी हो सकता है, लेकिन अभी करेंगे फायदा होगा। तो ये पूरा बड़ा संकट देश के ऊपर है। अगर इसको हम नहीं पलटा सके तो इस देश में न लोकतंत्र रहेगा, न धर्मनिरपेक्षता रहेगी, न गरीबों का कोई कल्याण होने की कोई संभावना नहीं रहेगी। इसलिए आज हम लोग पूरे बिहार में कई महत्व के जिलों में हम लोग सब गए
और भी कुछ जिले बाकी है, तो उसके अंदर महागठबंधन की यात्रा चल रही है, उसके अंदर भी हमारे पार्टी के लोग शरीक है अलग अलग जगह में। ये सब को मद्देनजर रखते हुए ये काम करना है। बहादुरपुर की जगह के बारे में सभी नेताओं ने कहा, हमने बहुत आग्रह से बहादुरपुर हमको मिलना चाहिए लड़ने को, ये हमने महागठबंधन से मांग की है और उसके लिए हम लड़ते रहेंगे। अभी 1 सितंबर को ललन जी ने आपको आह्वान किया, बिल्कुल सही किया। 1 सितंबर को हजारों की तादाद में और सीपीआईएम के झंडों को लेकर, बैनर को लेकर बड़े पैमाने पर 1 सितंबर को हमें वहां पटना के गांधी मैदान में जल्दी इकट्ठा होना पड़ेगा। पूरे बिहार से हमने बोला है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की ताकत दिखनी चाहिए या नहीं, दिखनी चाहिए या नहीं, दिखनी चाहिए। हजारों लोग आ गए बिहार से, लेकिन सिर्फ लोगों को मत लाओ, सीपीआईएम के झंडे भी दिखने चाहिए। बराबर है ना? सिर्फ लाल झंडे दिखेंगे, बोले माले के, बोलेंगे ये कम्युनिस्ट, भारतीय कम्युनिस्ट के, सीपीएम के झंडे दिखने चाहिए, बैनर दिखने चाहिए। ये ध्यान में रखिए, ये सब काम करना है। और जैसे आपको बोला, ये सब करने के बाद बूथ लेवल एजेंट है, नीचे का संगठन है, हमारे पार्टी ब्रांच को मजबूत करने की बात है, हमारे हर उसके अंदर प्रखंड के अंदर हमारी सब कमिटियों को मजबूत करने की बात है। ये सब संगठन के ऊपर हमारी जीत निर्भर होगी। ये निर्भरता हमारे संगठन के ऊपर करने की सख्त जरूरत है। ये बात आगे के समय में आप लोग सब ध्यान देंगे। बहादुरपुर ही नहीं, दरभंगा जिले के हर सीट जहां पे भी है, वहां पर बीजेपी को हराकर, जदयू को हराकर, इंडिया महागठबंधन को सभी सीटों के अंदर हमें जिताना होगा। ये बात को भी हमको ध्यान में रखना है। ये आप लोग सब करेंगे, वो हमारी जीवन की लड़ाई है, हमारे अधिकार की लड़ाई है। और ये लड़ाई पूरी ताकत के साथ आप लोग लड़ेंगे, आप लोग जीतेंगे। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ मैं आपके चंद शब्द यहाँ पूरे करता हूं। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।